गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का एक और नया सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शनल थ्योरी। जनाकीय संक्रमण सिद्धांत का संबंध जनसंख्या से है, विशेष रूप से जनसंख्या वृद्धि के दो घटक जन्म दर व मृत्यु दर से। प्रवास को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। इस सिद्धांत को W.S. थॉमसन ने 1929 में प्रस्तुत किया और 1945 में फ्रैंक W. नोटेस्टिन नामक जनाद्विज्ञ ने संशोधित किया। इसलिए इसे नोटेस्टिन का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। विशेष योगदान इसमें नोटेस्टिन का ही रहा है। इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जन्म दर व मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। जैसे मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था व प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि में भी एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है और यह भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। जैसे समाज ग्रामीण, कृषि, निरक्षर और रूढ़िवादिता से नगरीय, औद्योगिक, साक्षर और आधुनिक समाज की ओर अग्रसर होता है। लेकिन ये परिवर्तन अचानक नहीं होते और इस परिवर्तन के लिए किसी समाज को या किसी देश को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। नोटेस्टिन के अनुसार इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती हैं। द्वितीय अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर निम्न रहती है, जन्म दर निम्न और मृत्यु दर ठीक रहती है। तृतीय अवस्था जिसमें जन्म दर और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर रहती है। लेकिन आधुनिक समाज और अधिक विकास की ओर देखते हुए 3 अवस्थाएं प्राप्त नहीं थी, इसलिए विद्वानों की सलाह से इसे 3 से 5 कर दिया गया। हम इन 5 अवस्थाओं को एक चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स पर यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर प्रति हजार, मृत्यु दर प्रति हजार में, तथा एक्स एक्स पर समय दिया हुआ है। अब बात करते हैं अपने प्रथम अवस्था की। प्रथम अवस्था जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर 30 से 35 प्रति हजार के बीच में होती है, यानी जनसंख्या की मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बराबर होती है। जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। इस अवस्था में अविकसित देश जैसे इथोपिया, सोमालिया, पापुआ न्यू गिनी व लाओस आदि होते हैं। यहाँ भूखमरी, गरीबी, रूढ़िवादिता, इस कारण मृत्यु दर अधिक पाई जाती है और इस मृत्यु दर की भरपाई करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए वह अपनी जन्म दर को बढ़ा के रखते हैं। बड़े परिवार को ही यहाँ संपत्ति माना जाता है प्रथम अवस्था में। अब बात करते हैं द्वितीय अवस्था की। अपन ने इस प्रथम अवस्था के बारे में बात की, अब बात करते हैं द्वितीय अवस्था की। इस अवस्था में जन्म दर, इस अवस्था में जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार होती है।
क्योंकि यहाँ चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है, साक्षरता में वृद्धि हो जाती है, कृषि व उद्योग में वृद्धि हो जाती है, लोगों का विकास होने लगता है। इस अवस्था की बात कर रहे हैं अपने। इसमें मृत्यु दर तेजी से गिरती है, इसमें मृत्यु दर तेजी से गिरती है, लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से नहीं गिरती है। ये कर्व है जो बर्थ रेट का है। अतः यहाँ जनसंख्या विस्फोट पाई जाती है या विस्फोटक रूप से जनसंख्या बढ़ती है। इस अवस्था में ज़्यादातर अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देश आते हैं, जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया और सऊदी अरब आदि। अब बात करते हैं अपने तीसरी अवस्था की या तृतीय अवस्था की। तृतीय अवस्था, यहाँ जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार रहती है तथा मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हजार होती है। अपने इस अवस्था की बात चल रही है। इसका कारण भी चिकित्सा सुविधा में वृद्धि, साक्षरता में वृद्धि, औद्योगिक तथा कृषि का अत्यधिक विकास होता है। अतः यहाँ मृत्यु दर में गिरावट होती है और जन्म दर में भी गिरावट होती है। अब यहाँ मृत्यु दर भी गिर रही है और जन्म दर भी गिर रही है। यहाँ मृत्यु दर भी गिर रही है और जन्म दर भी गिर रही है, लेकिन ये द्वितीय अवस्था से ज़्यादा गिर रही है। इस वर्ग में पूर्वी यूरोप के देश, मध्य एशिया के देश जैसे चीन, भारत, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड आदि देश शामिल हैं। 1991 में भारत इस वर्ग में शामिल हुआ। अब बात करते हैं चतुर्थ अवस्था की। बिल्कुल इस अवस्था की बात करते हैं अपने। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर 10 से 15 प्रति हजार, मृत्यु दर 10 प्रति हजार से भी कम रहती है। इस अवस्था में ग्रुप 8 के सभी देश जैसे सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिमी यूरोप के सभी देश शामिल हैं। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर लगभग एक जैसी होती है। ये मैं एक लाइन द्वारा मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, एक जैसी होती है। अतः यहाँ जनसंख्या स्थिर मानी जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। जन्म दर किस अवस्था में जाकर के बिल्कुल एक स्थिर लाइन की तरह हो जाती है, तो वो चतुर्थ अवस्था ऐसी है जहां पर जन्म दर एक लाइन के रूप में हो जाती है। अब बात करते हैं पंचम अवस्था की, जहां जन्म दर अति न्यून है और मृत्यु दर इससे भी कम है। इसमें स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड आदि को सम्मिलित किया जाता है। आइसलैंड आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या कर्व और भी नीचे की ओर जा रहा है। ये पांचवी अवस्था आप देख रहे हैं, जनसंख्या कर्व और भी नीचे की ओर जा रहा है। इसका अर्थ जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक पाई जाती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या घट रही है। इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न देशों की भिन्न भिन्न जनसंख्या गुजर रही है। प्रथम अवस्था पर अपन ने देखा जिसके अंदर जनसंख्या क्या है, उच्च जन्म दर पाई जाती है, उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। उस जन्म दर को भरने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उस मृत्यु दर को भरने के लिए अधिक जन्म दर रखते हैं। दूसरी अवस्था के अंदर मृत्यु दर तो गिरावट आ जाती है, लेकिन जन्म दर में उतनी गिरावट नहीं आती। इस कारण क्या होता है भी जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि होती है। तीसरी अवस्था फिर जन्म दर में गिरावट आती है और मृत्यु दर में भी अपेक्षित गिरावट आती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर में तीव्र गिरावट आती है। चौथी अवस्था ऐसी अवस्था हो जाती है कि जनसंख्या लगभग स्थिर सी हो जाती है। इसमें न तो ज़्यादा मृत्यु दर होती है, न ही जन्म दर अधिक होती है।
एक स्थिरता सी आ जाती है। पांचवी अवस्था ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जनसंख्या गिर रही है, जन्म दर तो बिल्कुल कम है लेकिन मृत्यु दर और भी इससे कम हो जाती है, तो इस प्रकार जनसंख्या ऋणात्मक हो जाती है। तो ये नोटिस्टीन ने ये सिद्धांत दिया था, इसको विभिन्न देशों पर अपने लागू करके भी देख सकते हैं। विभिन्न कर्व के माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाएं बताइए, तो 5 अवस्थाएं हैं, और कौन सी अवस्था में कौन कौन से देश हैं तो अपने उसमें बता सकते हैं। या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर किस अवस्था में पाई जाती है, तो प्रथम अवस्था ऐसी है जिसमें उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। और उसमें महत्वपूर्ण देशों की बात करें तो कौन कौन से देश होंगे, इथोपिया, सोमालिया, पापुआ न्यू गिनी, लाओस आदि ये देश इसमें अविकसित देश हैं, इनमें सम्मिलित किया जाता है। यहाँ बड़े परिवार को संपत्ति माना जाता है क्योंकि वहाँ क्या मृत्यु दर अधिक है, वहाँ गरीबी भूखमरी है। इसका मृत्यु दर अधिक होने के कारण क्या है, उस मृत्यु दर की भरपाई के लिए ये लोग क्या करते हैं, जन्म दर को बढ़ाते हैं। फिर उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर किस अवस्था में पाई जाती है, तो तीसरी अवस्था में पाई जाती है। जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था का वर्णन कीजिए, तो मैंने आपको सारा द्वितीय अवस्था इसकी बताई है। द्वितीय अवस्था में 40 से 50 हजार प्रति हजार जन्म दर रहती है। मृत्यु दर 15 से 20 रहती है, क्योंकि यहाँ चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हो गई, साक्षरता में वृद्धि होगी, कृषि और उद्योग में वृद्धि होगी, लोगों का अधिक विकास हो गया। मृत्यु दर में तेजी से गिरती है लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से नहीं गिर पाती है, तो यहाँ जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। इस अवस्था में ज़्यादातर अफ्रीकी देशों को अपने सम्मिलित करते हैं। अपना म्यांमार, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, ये एशिया के देश भी इसमें सम्मिलित हैं। अब आगे का जनसंख्या संक्रमण की तृतीय अवस्था का वर्णन कीजिए। ये द्वितीय अवस्था से थोड़ी सी नीचे गिरती हुई मिलती है। जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था का वर्णन कीजिए, तो प्रथम अवस्था मैंने जैसा आपको पूर्व में बता दिया था। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की सचित्र व्याख्या कीजिए, तो एक XY कर्व बना करके एक तरफ जन्म दर मृत्यु दर प्रति हजार में और नीचे XS कर्व पर समय को प्रदर्शित करके 5 अवस्थाएं बनाकर इसको हम बना सकते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टिन का। धन्यवाद। आपको निश्चित रूप से समझ आया होगा। कल अपने टेस्ट होगा, इसी के अंदर से होगा। मैंने आपको एक पूर्व में भी एक PDF सेंड की हुई है इसकी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की, उसको विशेष रूप से पढ़ लें। और एक PDF आज मैं आपको सेंड करूँगा, उसको आप ध्यान से पढ़ लें। 10% इसमें देख करके 20 नंबर का अपना ये क्वेश्चन पेपर होगा। धन्यवाद। रविवार शाम तक 5 बजे तक अपने को इसको सम्मिलित करना है।